सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी अपनी इस कक्षा में आज हम अपना अधूरा अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसके आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने चिट्ठियों का महत्व पढ़ा, चिट्ठियों के बारे में विस्तार से पढ़ा, चिट्ठियाँ क्यों आवश्यक है ये पढ़ा। हमने पढ़ा कि आज हमारे पास जो स्वतंत्रता संग्राम की जो एक एक चीज़ है, ज़मीनी हकीकत जो हमारे पास मौजूद है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चिट्ठियों का ही है। अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं उनका हमें जो पता चला, या जो हमने हमारे पुरखों ने जो स्वतंत्रता संग्राम किया था वो कितना मजबूती लिए हुए था, वो हमें चिट्ठियों के माध्यम से ही पता चला। इसके आगे हम ये पढ़ने जा रहे थे कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जैसे ही उन्हें कोई पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों का किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में से पत्र पहुंचते थे और उन पत्रों पर सिर्फ महात्मा गांधी और इंडिया लिखा हुआ होता था। यानी कि भारत के ही नहीं, विश्व के किसी भी कोने से महात्मा गांधी के पास पत्र पहुंच जाते थे और उसमें अगर महात्मा गांधी का पता यानी एड्रेस नहीं भी होता था तो भी महात्मा गांधी के नाम से वो पत्र उनके पास, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। और महात्मा गांधी भी इतने विश्वविख्यात हस्ती होने के बाद भी उनके पास आने वाले हर पत्र का जवाब वो देते थे। वो अपने हाथों से उन पत्रों का जवाब लिखते थे और बहुत ज़्यादा तादाद में जब पत्र आते थे तो महात्मा गांधी का हाथ दर्द होने लग जाता था, तो वो उस दर्द की परवाह किए बगैर उल्टे हाथ से अपना हाथ लिखना शुरू कर देते थे। और यही स्थिति स्वतंत्रता संग्राम के कई महानायकों की थी। और वे तमाम नायक, तमाम यानी सारे नायक, यानी स्वतंत्रता संग्राम के अभिनेता, नायक यानी हीरो, जो मजबूती से अपना नेतृत्व संभाले हुए थे, जिन्हें दुनिया जानती थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और आज भी उन लोगों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो वापस वो लोग पत्र लिखने वालों को जवाब भेजते थे तो वे जब उनके पास वो जवाब पहुंचते थे तो वो किसी भी प्रशस्ति पत्र से, यानी एक प्रशंसा पत्र से या एक स्मारक के रूप में ही, कि हमारे पास एक बहुत प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, हम प्रमाण पत्र को जैसे संभाल के रखते हैं वैसे ही वो प्रशस्ति पत्र मानते थे, प्रशंसा वाला पत्र मानते थे। और कई लोगों ने तो उनको फ्रेम कराकर यानी फ्रेमिंग करवा कर अपने पास रख रखा था। लेखक का मानना है कि ये पत्रों का जादू है और लेखक का ये मानना है कि कई भाषाओं में पत्रों के ऊपर किताबें लिखी जा सकती है या लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे।
प्रेरक का क्या अर्थ होता है? प्रेरक का अर्थ प्रेरणापद, तथा पत्रों के जवाब में भी वे बहुत मुस्तैद यानी तैयार रहना। ठीक है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की तरह बहुत से लोगों को पत्र मिलते थे और उसमें लोग बाग उन्हें दस्तावेज ही मानते थे, उन्हें प्रशस्ति पत्र मानते थे, उन्हें फ्रेम करवा के रखते थे। उन पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। इसी प्रकार पत्रों को दस्तावेज माना गया। दस्तावेज यानी सबूत के तौर पर संग्रहित किया गया, संभाल के रखा गया महत्वपूर्ण कागज जिसको कहते हैं, जो हमें कभी कभी बहुत सी जगह पर उन कागजों की वजह से हम बच जाते हैं, हमारे पास सच्चाइयाँ उजागर हो जाती है, ऐसे दस्तावेज माने गए। उसके बाद भी बहुत सारी किताबें उनके ऊपर लिखी गई। ठीक है। जैसे पंत ने लिखी 200 पत्र बच्चन के नाम। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की किताब थी 200 पत्र बच्चन के नाम, यानी कि कवि थे वो, और हरिवंश राय बच्चन वो भी कवि थे, और आपस में ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो अपनी मनोदशा का वर्णन, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उनका भावात्मक चीज़, उनकी मनोदशा, वो अपने समकक्ष लोगों के साथ पत्रों के माध्यम से ही शेयर करते थे। तो जो सुमित्रा नंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के पत्र लिखे थे, ऐसे 200 पत्रों की एक किताब उन्होंने लिखी। निराला जी ने एक किताब लिखी, हमको लिखियो है कहा। उनकी किताब का नाम है हमको लिखियो है कहा। तथा पत्रों के आईने में एक ये भी किताब का नाम है, जिसमें दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें, आपको दयानंद सरस्वती की कई पुस्तकों का अंश मिलेगा। वो पत्र ही थे एक तरीके से। और उसमें भी प्रेमचंद कहानी सम्राट माने गए हैं हिंदी साहित्य जगत में। उनकी कहानियाँ मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई, सच्चाइयों से जुड़ी हुई हुआ करती थी, और उनकी कहानियाँ बहुत सच्चाई को बयान करती थी, तो उन्हें कहानी सम्राट कहा गया है। तो उनके पास जिनके पत्र पहुंचते थे तो वो बड़ी मुस्तैदी से, यानी बहुत हर समय तैयार रहने वाले, मुस्तैद यानी तैयार रहना, ऐसे तैयार रहने वाले और बहुत प्रेरक जवाब देते थे, यानी प्रेरणास्पद, किसी को इंस्पिरेशन करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए वो जवाब देते ही रहते थे। इसी तरीके से महात्मा नेहरू और गांधी के लिखे हुए पत्रों को भी सहेज के रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हुआ करते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में जो पत्रों से बातचीत हुई, लगभग सन 1915 से 1941 के बीच, मतलब एक लंबा पीरियड जो निकला उनका पत्रों से आदान प्रदान बातों का होता रहा, वो एक पत्राचार के संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। और उसमें नए नए तथ्य, बहुत सारे नए नए तथ्य, यानी नए नए तथ्य कैसे निकले, जब दो विचारक, दो सुधारक या दो थिंकर आपस में अपनी राय शेयर करते हैं, विचार विमर्श एक दूसरे को शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो नए नए तथ्य निकलते हैं, नई नई सोच निकल कर सामने आती है, उनकी मनोदशा जो होती है वो निकल कर सामने आती है। तो ऐसी चीज़ें पत्रों के माध्यम से बताई गई है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की थी। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि कई लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों
और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक कहते हैं कि स्वतंत्रता से पहले पत्रों का बहुत आदान प्रदान हुआ, लेकिन जो विशेष व्यवस्था थी या जो विशेष प्रचलन था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही महत्वपूर्ण हो गया था। डाक विभाग, इतने सारे सरकारी विभाग थे, लेकिन उसमें हर एक के लिए जो महत्वपूर्ण विभाग था वो डाक विभाग था। डाक विभाग पोस्ट ऑफिस, जिसे आप लोग आज पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हो, यानी चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उसकी एक विशेष अहमियत सी हो गई थी। कारण क्योंकि उसने लोगों को जोड़ने का काम किया, दूर दूर के लोगों को जोड़ने का काम किया। उसकी हर एक घर तक उसकी पहुंच हो गई, क्योंकि लोग बाग कहीं से भी पत्र भेज रहे हैं, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो, लेकिन डाकिया जो था उसके पास एक एक घर का एड्रेस वो ढूंढ लेता था और उन पत्रों को पहुंचाता था। उसके बाद धीरे धीरे संचार साधन की बहुत सारी उन्नत व्यवस्थाएं हुई, संचार साधनों ने बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी जो चिट्ठियों की इम्पोर्टेंस थी, जो महत्व था, वो आज भी स्थायी रूप से बरकरार है। अब शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी आलीशान, यानी शहर के क्षेत्र हो चाहे गांव का हो, गरीबों का हो या अमीरों का हो, दुर्गम जंगल हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, कहीं पर भी हो, समुद्र तट के आसपास मछुआरे हो, रेगिस्तान की ढाणियाँ, जहाँ, ये सब एक उदाहरण के तौर पर है जहाँ पहुँचना मुश्किल है। ठीक है, जहाँ पहुँच आसानी से हो सकती है वहाँ भी, और जहाँ पहुँचना मुश्किल था वहाँ भी खत आसानी से पहुँच जाते थे। लोग बागों के समाचार पत्रों के माध्यम से, संदेश पत्रों के माध्यम से आसानी से पहुँच जाया करते थे और लोग बाग बड़ी बेसब्री से अपने पत्रों का इंतज़ार करते थे। इसके अलावा डाकघरों के माध्यम से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता था। बहुआयामी यानी बहुत तरीके की भूमिकाएं, बहुत सारे क्षेत्रों में डाक विभाग ने अपने भूमिका निभाई। अपने उसमें बहुआयामी यानी बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई। दूर देहात के लाखों गरीब चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से जलते थे। मनी ऑर्डर आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, डाक विभाग के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा पहुंचाया जाता है, वो सुरक्षित भी होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुरक्षित भी होता था और दूर दूर की बस्तियों तक लोग बाग कमाने के लिए बाहर निकलते थे और वहाँ से वो अपने घरों तक मनी ऑर्डर के द्वारा, यानी डाक विभाग के जो ये क्षेत्र चलता था मनी ऑर्डर, उसके द्वारा वो अपने घरों पर मनी ऑर्डर पहुँचाते थे, यानी मनी का ऑर्डर लेकर पैसे पहुँचाने का काम करते थे, जिससे कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों के चूल्हे यानी उनका घर आसानी से चल सके, उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सके और गांव के लोग डाकिये को देवदूत के रूप में देखा करते थे। तो अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के माध्यम से पत्रों का बहुत अच्छे से महत्व समझाया है। आप लोग सिर्फ परीक्षा में ही पत्रों का महत्व समझते हैं कि हमें आना चाहिए ताकि नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि पत्रों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को एक दूसरों के सामने व्यक्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो बात हम बोल कर नहीं समझा सकते, कई बार हम लिख कर सामने वाले को समझा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पत्रों की अनूठी दुनिया का महत्व समझ में आया होगा।